हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज भी एक एकेडमिक टॉपिक है और ये आम पब्लिक के इंटरेस्ट की बात भी है। आम पब्लिक भी जानना चाहती है और लॉयर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आज का टॉपिक है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रेफरेंस से, और ख़ास तौर पर इस रेफरेंस से कि कोर्ट कब और किन हालात में ओपन कोर्ट में किसी शख्स को गिरफ़्तार करवा सकती है, वो क्या सूरत हाल होती है, कैसे हालात होते हैं जिनमें कोर्ट फौरी तौर पे कंटेम्नर, जो शख्स तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो, इन द फेस ऑफ कोर्ट के सामने उसे फौरी तौर पर पनिश कर सकती है, उसे डिटेन कर सकती है। ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की, फौरी तौर पर डिटेन करके या तो बेल लो करके दूसरे जज के पास रेफ़र कर दे, या ये केस की एक अलग फ़ाइल बनाए और ये सारी कार्रवाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चलती रहेगी। तो थोड़ा सा इसे ब्रीफली एलेबरेट करूँगा सो दैट कि आपको समझ आ सके कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होती क्या है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे अप्लाई करता है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है 2004 का। तो उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रेफरेंस से तमाम लॉ, जो रूल्स हैं, जो प्रोसीजर है, वो लीड डाउन किया गया है। तो उसमें 3 तरह की कंटेम्प्ट बयान की गई हैं। सेक्शन 2 है उस ऑर्डिनेंस का, जिसमें 3 तरह की कंटेम्प्ट्स बयान की गई हैं। सबसे पहले है सिविल कंटेम्प्ट, और उसके बाद क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और तीसरी है जुडिशल कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट तो आपको इस तरह समझ आएगी कि सिविल कंटेम्प्ट को जिस तरह डिफ़ाइन किया गया है वो ये है कि कोई भी कोर्ट कोई भी आर्डर करे, चाहे वो डिक्री हो, इंटरिम आर्डर हो या जजमेंट हो, उससे कंप्लाई ना किया जाए, उस पर अमल दरामद ना किया जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन वो पार्टी देगी जो उससे अफेक्ट हो। और सिविल कंटेम्प्ट एक तो ये होगी कि कोर्ट ने आर्डर क्या किया है, उसे कंप्लाई नहीं किया गया, उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। और दूसरा ये है कि अगर कोई शख्स अंडरटेकिंग दे कोर्ट में, कोई जिम्मेदारी ले कि मैं ऐसा करूँगा, और अगर वो ना करे तो फिर भी कंटेम्प्ट लगेगी। तो ये ऐसी सूरतें हैं, ये तो होगी सिविल कंटेम्प्ट। और उसके बाद आती है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करना, उसमें रुकावट पैदा करना। मसलन इसकी मिसाल इस तरह दी गई है, डेफिनेशन तो सेक्शन 2 में दी गई है, और सेक्शन 6 में क्रिमिनल कंटेम्प्ट को ख़ास तौर पे एलैबोरेट किया गया है। उसमें ये है कि किसी विटनेस को इन्फ्लुएंस करना, उसे अप्रोच करना कि वो एविडेंस ना दे, या अगर दे तो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दे, उसमें सच ना बोले। और दूसरी सूरत ये होती है कि उसे डराया जाता है, इंटिमिडेट, कि अगर उसने एविडेंस कंटेम्नर की मर्ज़ी से ना दी तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी कार्रवाई हो सकती है या उसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इंटिमिडेशन जैसा कि 506 सेक्शन है, दफ़ा है पाकिस्तान पीनल कोड की, तो वो भी उस पर अलग से लगेगी। ये तो होगी, ये डेफिनेशन अभी जारी है क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में विटनेस की हद के अलावा, विटनेस के अलावा जज को भी अगर इंटिमिडेट किया जाए, उसे इंड्यूस किया जाए, इंड्यूस का मतलब ये है कि लालच देना, इंटिमिडेट के उसे थ्रेट करना, तो इन दोनों सूरतों में ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट बनती है। तो कोर्ट नोटिस ले सकती है, खुद नोटिस ले सकती है, या किसी भी मुतासरा पार्टी की तरफ से कंप्लेंट की जाएगी तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी। अब तीसरी है जुडिशल कंटेम्प्ट। जुडिशल कंटेम्प्ट इन दोनों से थोड़ी सी डिफरेंट है कि कोर्ट एक डिसीजन करती है तो उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए, जज को स्कैंडलाइज किया जाए, जज को पर्सनलाइज क्रिटिसिज्म की जाए, यानी जज पे ये एलिगेशन लगाया जाए कि जज ने ये फैसला कुछ मोटिव्स के तहत दिया है, तो ये कंटेम्प्ट, जुडिशल कंटेम्प्ट बनती है। इस पे सो मोटो एक्शन ले सकती है कोर्ट, या किसी पार्टी की तरफ से भी कंप्लेंट हो सकती है, या अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल की तरफ से भी ऐसी कंप्लेंट हो सकती है कि जुडिशल कंटेम्प्ट हुई है, किसी ने रेडिक्यूल किया है कोर्ट को, जज को पर्सनली क्रिटिसाइज़ किया है, उसे एलेज किया है कि इसके कुछ और मोटिव्स भी होंगे। तो ये तो होगी 3 तरह की कंटेम्प्ट्स।
अब आते हैं कि इन द फेस ऑफ कोर्ट, इन द फेस ऑफ कोर्ट ये होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, जब समाअत हो रही हो किसी केस की, तो कोई शख्स इन तीनों में से किसी एक तरह की कंटेम्प्ट करे। मसलन कि कोर्ट का कोई आर्डर था, उसे कंप्लाई नहीं किया जाता, या कोई अंडरटेकिंग की थी कोर्ट के सामने, वो कहता है कि मैं अंडरटेकिंग को पूरा नहीं करता, या जो भी हो। और फिर दूसरा ये है कि कोर्ट के मुंह पे कोई स्कैंडलाइज करे, उसको रेडिक्यूल करे, उसकी इंसल्ट करे, उसको लैच करे, या डेकोरम से हट के कोई भी ऐसा अमल करे जो कि कोर्ट के डेकोरम्स के हट के हो, तो या तीनों तरह की कंटेम्प्ट की वो अगर कमिट करे। जिस तरह मैंने बयान किया कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट के कोर्ट के मुंह पे या कोई विटनेस पेश हो रहा हो, एविडेंस दे रहा हो, तो उसे इंटिमिडेट करना या ऐसे जेस्चर से ये बात करना कि वो उस तरह एविडेंस ना दे, तो ये सब उसमें आता है। कोर्ट इन सूरतों में इन द फेस ऑफ कोर्ट, यानी कोर्ट के अंदर, खुली कोर्ट के अंदर फ़ौरन कार्रवाई कर सकती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2004 का, सेक्शन 13 है, जिसके तहत कोर्ट फौरी तौर पे उस शख्स को, उस कंटेम्नर को जिसने तौहीन की है, कोर्ट के अंदर, खुली कोर्ट के अंदर, जज के सामने फौरी तौर पर उसे डिटेन कर सकती है, उसे गिरफ्तार करवा सकती है। हर कोर्ट की एक सिविल पुलिस भी मौजूद होती है, फौरी तौर पे उसे हैंडओवर किया जा सकता है और पनिश भी कर सकती है। मैं मिसालें भी दूंगा मुख्तलिफ केसेस की जो कि पब्लिक को भी पता है, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट केसेस थे, जो कि पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ के रेफरेंस थे या जिस तरह भी। ये तो अभी तो सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि 13 के तहत क्या क्या इख्तियार है इन द फेस ऑफ कोर्ट, जो कि आज का मेन टॉपिक भी है। तो फ़ौरन से डिटेन करवा सकते हैं। दूसरी सूरत में उसकी बेल ले सकती है। बेल लेने की सूरत ये होगी कि बेल बॉन्ड वो खुद बंदा जो कंटेम्नर है, जिसने तौहीन की है, वो खुद दे, या उसकी कोई दूसरा बंदा जो श्योरिटी बने बॉन्ड दे, बॉन्ड दाखिल करे। तो एक और सूरत हो सकती है, कोर्ट ये करने के बाद इसकी एक अलग फ़ाइल बनाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और उसमें लिखेगी कि इसने क्या किया, इस शख्स ने क्या नहीं किया, या जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे मुंतज होता है, उसने रेडिक्यूल किया है, उसने क्रिमिनल कंटेम्प्ट की है, सिविल कंटेम्प्ट की है, या जुडिशल कंटेम्प्ट की है, जैसा कि मैं उसे एलैबोरेट कर चुका हूँ। वो उस ज़िम्न में बाकायदा एक फ़ाइल बनेगी, तो वो फाइल भेज दी जाएगी किसी दूसरे जज के पास फौरी तौर पर। तो उस जज के पास इख्तियार है, जिसकी कोर्ट में फौरी तौर पे इन द फेस ऑफ इट हो, तो फौरी तौर पे वो खुद कार्रवाई भी कर सकता है। और बेल लेने की सूरत में ऑब्वियसली ये केस किसी दूसरे जज के पास चला जाएगा। इसमें सरदस में सारा ये बयान करता जाऊँगा। सेक्शन 19 है अपील का, कि कोई भी ऐसा आर्डर हो, ये अपीलेबल आर्डर है, विद इन मंथ आपने अपील करनी है। और पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कितनी है, ये 6 मंथ तक है, जो कि सेक्शन 5 में बयान की गई है। 6 मंथ तक या 1 लाख रुपए तक जुर्माना भी है। ये तो एक ओवरव्यू हो गया। मेन जो टॉपिक था कि इन द फेस ऑफ कोर्ट कंटेम्प्ट हो तो क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, गिरफ्तार जज फ़ौरन करवा सकता है, ये सारा मैं बयान कर चुका हूँ। उसी ज़िम्न में मैंने बयान कर दिया कि 3 तरह की कंटेम्प्ट्स होती हैं, और 3 तरह कंटेम्प्ट्स का भी बयान कर दिया। तो उसमें दोबारा से थोड़ा सा सिविल कंटेम्प्ट के कोर्ट के आर्डर को कंप्लाई न करना, सिंपल याद रखें। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट के विटनेस या जज को इंटिमिडेट या इंड्यूस करना, उसे थ्रेट करना या लालच देना। और जुडिशल कंटेम्प्ट के जजमेंट कोई आ चुकी हो तो उस पर ऐसे कमेंट पास करना जो कि कोर्ट को स्कैंडलाइज करें, यानी ये डाउट क्रिएट करें कि कोर्ट के कुछ और मोटिव्स भी हैं, या किसी जज का अपना कोई ज़ाती इंटरेस्ट है। ये 3 तरह की होगी। बाकी इसमें अपील का भी मैंने बता दिया। तो एक और चीज़ जो इनकी भी लिमिटेशन है, कोई लिमिट है कि किस हद तक, कब तक ये कार्रवाई कोर्ट कर सकती है, तो ये 1 साल तक जुडिशल कंटेम्प्ट है। किसी ने ऐसी कोई राय दी है तो 1 साल तक कोर्ट सो मोटो एक्शन ले सकती है, या कोई भी शख्स जा सकता है ऐसी कंटेम्प्ट पर। तो ये तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी। अब मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूँ कि कब क्या हुआ। कि एक आपको, अगर आप थोड़ा सा माजी में चले जाएँ, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस था। आसिफ खोसा साहब ने उन्हें कहा, स्विट्ज़रलैंड में अकाउंट्स के रेफरेंस से उन्होंने एफिडेविट देना था, तो एफिडेविट को उन्होंने उस तरह से अमल दरामद नहीं किया जिस तरह कोर्ट चाह रही थी। तो कोर्ट ने फौरी तौर पे उन्हें पनिश किया। तो फौरी तौर पे उनका एक रेफरेंस या उस आर्डर की कापी भिजवा दी गई इलेक्शन कमीशन को कि जी ही इज़ नो मोर प्राइम मिनिस्टर। वेयर एज कि उसके पास अपील का चांस भी था, अपील का राइट भी था, लेकिन
अपील उस केस में नहीं की गई या इस तरह बात आई नहीं। यूसुफ गिलानी साहब को उन्होंने कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कन्विक्ट करके उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप ख़त्म कर दी। चले ये तो हो गया कि एट दैट टाइम क्यों ये सारी चीज़ें नहीं हुई। अब बाद में अभी आप देखें कि ख़ास तौर पे जुडिशल कंटेम्प्ट जो हो रही है, जो मशहूर जो बंदा है इसमें, तो तलाल चौधरी जो कि आजकल जाने जाते हैं, आजकल जब पिछले दिनों एक वाक़या हुआ तो तंजीम साजी के रेफरेंस से भी उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को काफ़ी रिडिक्यूल किया या इस तरह के रिमार्क्स दिए, तो कोर्ट ने सो मोटो एक्शन लिया, उनको किया। उनके साथ एक दूसरे थे जो उस वक्त के नून लीग के MNA थे, वकास साहब थे, और तीसरे भी इनके एक और लीडर थे जिनको कन्विक्ट किया गया। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को एक से ज़्यादा मरतबा कंटेम्प्ट नोटिस दिए गए, लेकिन उन्हें माफ़ भी किया गया। तो ये कोर्ट की डिस्क्रिशन भी होती है। तो बेशक ये कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है और ये कोर्ट और कंटेम्नर के दरमियान होती है। और इसमें एक और चीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो कि थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो रहा है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो लीगल भी है कि अगर कोई कंपनी कंटेम्प्ट करती है इन तीनों में से किसी तरह की, तो उस कंपनी के जितने भी मेंबरान होंगे वो इक्वली लायबल होंगे इस कंटेम्प्ट के। मसलन वापडा को ले लें। आजकल वापडा के केसेस या इस तरह के मामला चलते रहते हैं कि वापडा का कोई ऑफिस अगर कोर्ट के आर्डर को कंप्लाई नहीं करता या किसी तरह की कंटेम्प्ट का मुर्तकिब होता है या वो अपने फंक्शंस जो उनके ऑफिशियल है परफॉर्म नहीं करता कोर्ट के आर्डर के बाद, तो उसका नोटिस चेयरमैन वापडा को भी दिया जा सकता है। समझा जाएगा कि जैसे ये कंटेम्प्ट उसने भी की है। ये इसलिए है कि जो इदारे हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल हो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करें कि अगर कोई एक बंदा गफलत करेगा, कोर्ट के आर्डर्स को या कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रिडिक्यूल करेगा, इम्प्लीमेंट नहीं करेगा, तो सब जिम्मेदार हों ताकि वो सारे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और इस तरह की चीज़ ना हो सके। ये तो एक ऐसी चीज़ थी कंपनी के रेफरेंस से मैंने बता दी। बाकी जो चीज़ें सामने फौरी तौर पर नहीं आती कि जी इसकी लिमिटेशन कितनी है, वो 1 साल के अंदर कोर्ट को नोटिस लेना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का या जो पार्टी मुतासरा है। और तीसरा इसका अपील का था कि विद इन 1 मंथ। तो अपील का थोड़ा सा चले प्रोसेस 20 सेक्शंस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, क्योंकि सरदस जो मैं सारी डिटेल बता रहा हूँ, बेशक ये रेफरेंस तो एक था कि इन द फेस ऑफ कोर्ट कि अगर हो तो क्या होगा, तो लेकिन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट तो 20 सेक्शंस हैं। ये सारा मैं वैसे भी एलैबोरेट कर चुका हूँ। अब इससे देखिए कि आर्डिनेंस है और अभी तक आर्डिनेंस चला आ रहा है। तो ये आर्डिनेंस उस वक्त हुआ था जब मार्शल लॉ था, तो प्रेसिडेंट का इख्तियार होता है आर्टिकल 89(1) के तहत कि वो कोई आर्डिनेंस पास कर सकता है, जिसकी लिमिटेशन 120 डेज़ होती है। दोबारा एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जो कि एक दफ़ा एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अभी तक आर्डिनेंस ही चला आ रहा है, एक्ट नहीं बना, तो क्यों आर्डिनेंस है तो उसे लैप्स कर जाना चाहिए। तो ये मैं पहले भी ये बयान करता रहा हूँ। ये 270 आर्टिकल है आइन का जो कि प्रोटेक्शन देता है पीसी, हर तरह के पीसीओ को, मार्शल लॉ रेगुलेशंस को, कि जो भी उनके एक्ट हैं तो उनको प्रोटेक्शन दी जाती है कि उन्हें ऐसे ही समझा जाता है कि जैसे पार्लियामेंट ने पास किया हो, तो लेकिन उनका नाम के साथ तो आर्डिनेंस चलता रहता है, जैसे इसके साथ आर्डिनेंस चला। और कितनी आर्डिनेंस है जो कि एक्ट की तरह उन पर अमल दरामद किया जा रहा है। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अब मुशर्रफ दौर का ले लें। मुशर्रफ दौर का PCO प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन आर्डर, उसको तो इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। मुशर्रफ का ट्रायल भी हुआ, उसे कन्विक्ट किया, उसे डेथ सेंटेंस भी हुई। लेकिन ये 18th अमेंडमेंट में उनके सारे जो भी उन्होंने अपने दौर में जितने भी इक़दाम किए उन्हें लीगलाइज भी किया गया। एक तो उनका ओवरऑल जो उन्होंने इख्तियार से तजावज़ करके किया था, गद्दारी डिक्लेयर करके उन्हें डेथ सेंटेंस हुई। तो दूसरी तरफ प्रोटेक्शन भी दी गई जितने भी उनके लीगल मामला थे। और ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, 267 आर्टिकल है कि रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी, ये प्रेसिडेंट का इख्तियार है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो रिमूवल प्रेसिडेंट कर सकता है कि किसी जगह पे ऐसा ना हो कि डेड लॉक ना हो जाए कि अगर कानून साजी नहीं हुई या पार्लियामेंट में कोई चीज़ अप्रूव नहीं हुई, पास नहीं हुई, बिल नहीं बना, तो प्रेसिडेंट फॉर द टाइम बीइंग वो रिमूव भी कर सकता है। तो आई होप कि ये सारा लेक्चर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल या वीडियो आपको समझ आई होगी
कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो लॉ है ये भी लायर्स को भी समझ आया होगा और आम पब्लिक को भी समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है कि इसकी मिसालें भी दी जाएं और सबसे पहले तो सारा जो लॉ था उसको एलैबोरेट करने के बाद मैंने चंद मिसालें दी हैं, बहुत सारी नहीं दी कि चलें इस तरह ना हो कि कहीं डिट्रैक्ट ना हो जाए। तो इतना अभी काफ़ी है, तो बाकी किसी वक्त और ज़्यादा डिटेल से भी वीडियो बनाऊंगा जो कि एकेडमिक भी होगी, जो कि ऐसे टॉपिक्स पे होगी जो कि रोज़मर्रा का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल करता हूँ। रोज़मर्रा डज नॉट मीन कि हर रोज़ होते हैं, जो कोर्ट्स में होते हैं, जो पॉलिटिशियन मेनली बयानात देते हैं ऐसे, जो कोर्ट उनका एक्शन लेती है। और ज़्यादातर जो केसेस पब्लिक के सामने आते हैं वो तो सुपीरियर कोर्ट्स के ही होते हैं। आम कोर्ट्स में भी गिरफ्तारियाँ होती हैं, ज़ाहिर है उनकी इतनी उस तरह पब्लिसिटी भी नहीं होती, ना ही उनकी उस तरह इंपॉर्टेंस होती है। तो सुपीरियर कोर्ट्स में हो तो बड़ा कुछ होता है, प्रेस में भी आता है, मीडिया में भी आता है, लोगों में भी एक क्यूरियोसिटी होती है कि सब कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बयान कर दी। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। तो यही बात, आप लाइक करें अगर ये लाइकेबल है मेरी वीडियो, और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का मतलब ये है कि एक तो वीडियोस, मेरी वीडियोस जो हैं एकेडमिक भी हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे भी हैं, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं, आप फौरी तौर पर उसे देख लें। तो थैंक यू वेरी मच, टिल देन, ओके।